मैनेजमेंट एंड टैलेंट स्काउटिंग, इसके ऊपर इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन दूंगा। ठीक है, मेरे से पहले आपकी प्रोग्राम कापी में बहुत सारे मुखर्रिरीन ने लीडरशिप के बारे में कुछ ना कुछ बातें की है, राइट? तला भाई आए थे क्या? उन्होंने कौन से उन्वान पर तकरीर की? क़ियादत के 4 पहलू। यहाँ हम फिर से एक मर्तबा लीडरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये मेरी जिम्मेदारी भी है और आप लोगों को भी समझना है कि लफ्ज़ तो क़ियादत या लीडरशिप आएगा वहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन वो जिस ज़ाविये से बात कर रहे थे वो अलग था, और हम आज के पीपीटी में जो देखने जा रहे हैं वो टोटली अलग है। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह मेरा भी एक्सपेक्टेशन है कि मैं ऐसे ही कोई चीज़ आपके सामने डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों को जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है उसमें 3 अहम हिस्से हैं। एक है लीडरशिप, दूसरा है मैनेजमेंट, और तीसरा है टैलेंट स्काउटिंग। ये 3 अलग अलग पार्ट्स है, और फिर इनको हमें देखना है प्रॉफिटिक लेंस के ज़रिए से। ठीक है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लीडरशिप के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और मैनेजमेंट में भी यहाँ पे स्पेसिफिक HR मैनेजमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये कोई MBA क्लास नहीं होगी, लेकिन HR मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो हमको देखना है। एंड देन टैलेंट स्काउटिंग हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि व्हाट इज़ लीडरशिप, या हम किस किस्म की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। शायद जब आपको कहेंगे लीडर, आपको कहेंगे तो इसके क्या माने हैं? अकाउंटेबिलिटी, वेरी गुड, बहुत सही कहा आपने जी। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पेशेंस, गुड, अमानत, वेरी गुड, इंटीग्रिटी। आपने अमानत क्यों कहा? विजडम, राइट। लेकिन अमानत का वर्ड पे मैं पूछना चाहता हूँ कि अमानत का वर्ड क्यों कहा आपने यहाँ पे? हाँ, लेकिन आपने अमानत के वर्ड को फिर आप एलाबोरेट नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट है, सब चीज़ें हैं, अमानत का वर्ड क्यों है? लीडरशिप आप एक अमानत बयान करना चाह रहे हैं, राइट? लीडरशिप को आप एक ऑनर की तरह नहीं देख रहे आप तमाम लोग, मुझे ताज्जुब है। हालांकि सोसाइटी में जब भी लीडर बोला जाता है तो एक ऑनर की बात होती है ना, लोग अपने आप को सीनियर लीडर कहलाना पसंद करते हैं। यू डोंट कम फ्रॉम द सेम सोसाइटी, आते हैं ना? पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स नहीं है आप लोग। अगर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते तो आप लोगों के जहन में सबसे पहले यही आता था कि ऑनर है, राइट? बट समहाउ आप लोग कहीं ना कहीं एक ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जहां पे लोग, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं, राइट? नहीं है? नहीं है? ओके, लेट्स डू ए स्मॉल पोल। कितने लोग जमात बैकग्राउंड फैमिली से हैं? हाथ उठाइए। गुड, प्लीज। बाकी जो लोग जमात बैकग्राउंड फैमिली से नहीं है वो अपना हाथ उठाएं। गुड। तस्बील, आप तो जमात बैकग्राउंड फैमिली से है ना? अरे आपके ताया जमात के हैं। अब्दुल मलिक, आपके भी तो फैमिली वाले जमात के हैं ना? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो तो निजामाबाद वाले हैं, दोनों को पहचान लिया मैं, बाकी जगहों का क्या मसला है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो एक्चुअल एक जो वर्ड आपने यहाँ पे कहा और जो जिसकी वजह से मैं रुक गया वो है अमानत। ठीक है, अमानत का वर्ड इसलिए है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स क्या है? राई है, और तुमसे तुम्हारी रैयत के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। दैट्स वाई जो आपने कहा अकाउंटेबिलिटी, इस साइड से एक आंसर आया था। और आपने जो कहा कि अमानत है,
जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो दरअसल आपको एज ए अमानत के दिए गए हैं और उनके मुताल्लिक आपसे ज़रूर ब-ज़रूर सवाल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो चरवाहे की मिसाल है वो इसीलिए है कि चरवाहा सिर्फ बकरियों को लेकर जाता नहीं है, उसको फिर बकरियों का काउंट बराबर लेकर के आना है और उसे ये मेक श्योर करना है कि सारी बकरियां सही से चारा खाए, पानी पिए, राइट, और उनकी सेहत बरकरार रहे, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। सो बेसिकली इस्लाम का नज़रिया ये है कि जिम्मेदारी या क़ियादत एक अमानत है, राइट, क़ियादत एक अमानत है। लोगों ने जो वसाइल है, आप ऐसा हो कि लोकल प्रेसिडेंट है, सिटी प्रेसिडेंट है, जोनल प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट है, लोगों ने ये वसाइल आपको बतौर अमानत हैंड ओवर किए हैं, राइट। और रिव्यू मीट में आपसे सवाल भी किया जाता है कि भाई जो टारगेट्स है, जो रिसोर्सेस है, उसका आपने सही से इस्तेमाल किया या नहीं किया, जो प्लान आपने किया था उसको अचीव किया है। तो बेसिकली लीडर्स की जिम्मेदारी ये है कि जो रिसोर्सेस उनको दिए गए हैं उस अमानत में वो खयानत ना करें बल्कि उन्हें डेवलप करें। जो रिसोर्सेस आपको दिए गए हैं उसको आपने क्या करना है, डेवलप करना है। तो ये लीडरशिप है। दो किस्म की लीडरशिप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी किस्मों की लीडरशिप होगी, लेकिन यहाँ मैं आपके सामने दो किस्म की लीडरशिप डिस्कस करना चाहता हूँ। एक क्या है, हाँ, पब्लिक लीडर है, यानी सोसाइटल लीडर है, जिसका समाज के ऊपर बहुत ज्यादा असर और रसूख है। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर है, स्ट्रैटेजिक, क्या लिखा है वर्ड वहां पे, स्ट्रैटेजिक विजनरी। ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो आदमी लीडर होता है, मोस्टली अब आप लोग जो हैं क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर हैं। एक ड्यू इलेक्शन प्रोसेस के तहत आपके अंदर जो तला भाई ने बताया कि मुअल्लिम, मुरब्बी, मुशफ़िक़, मुर्शिद, ये क्वालिटीज़ है या नहीं है, एक्चुअली वो होना है, लेकिन इलेक्शन के ड्यू प्रोसेस के नतीजे में आपको लीडरशिप के रोल पे, पोजीशन पे ला करके बिठाया गया है। तो आप लोग अभी राइट नाउ एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडर हैं। हो सकता है यहाँ बैठे में से कुछ 2-5 लोग या 10 लोग ऐसे होंगे जो सोसाइटल लीडर भी होंगे, पब्लिक लीडर्स हो सकते हैं, राइट। कितने लोग यहाँ पे सोसाइटल लीडर से हाथ उठाइए, गुड, 1। आपका हाथ खुद से उठा नहीं है, आप 100% यू आर नॉट ए सोसाइटल लीडर। वो तो खुद से आगे बढ़ के करते हैं, आपके लिए कुछ रॉन्ग बात नहीं है अगर आपने हाथ उठाया है तो बेसिकली पब्लिक जिनको लीडर मानती है, राइट, वो क्या है, सोसाइटल लीडर। और सोसाइटल लीडर के क्या माने होते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल लीडर के क्या माने होते हैं। सोसाइटल लीडर जो होता है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। जो अभी आप सदर हल्का से सवाल कर रहे थे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के बजाय मैं इंडिविजुअल अगर मैं कर रहा हूँ XYZ तरीके से, तो वहाँ का इन्फ्लुएंस अलग है, राइट। वो एक सोसाइटल लीडरशिप है, उसका इन्फ्लुएंस का एक अलग दायरे का है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल लीडर जो होता है उसके पास एक सिस्टम होता है, एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है, एक सिस्टम होता है, एक डिसिप्लिन होता है, और उसको पीपल जो उसके अतराफ में है, जो अफराद है, उनके मुतालिक फैसला लेना पड़ता है। पब्लिक लीडरशिप या फिर सोसाइटल लीडरशिप में सिस्टम और डिसिप्लिन होता है क्या? नहीं होता है। आप जाके कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पीछे देखिए, क्या सिस्टम, क्या कोई चल रहा है, कोई डिसिप्लिन है? आरएसएस के पास है आरएसएस के पास एक डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है। जमात इस्लामी और एसआईओ के अंदर क्या है, एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में भीड़ है, हुजूम है। एम आई राइट? सही है ये?
तो दोनों किस्म की लीडरशिप एक ही दुनिया में बसती है, रहती है, और कोई रॉन्ग बात नहीं है। एक स्फीयर के लीडर होना, दूसरे स्फीयर के लीडर नहीं होना, कोई गलत बात है क्या? नहीं है। तो रिलैक्स रहिए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल लीडर हैं, इट्स ओके। अगर आप सोसाइटल लीडर हैं, इट्स ओके, वेल एंड गुड। लेकिन आगे चल करके हमें सोसाइटल लीडर बनना है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? एसआईओ का मिशन स्टेटमेंट क्या है? टू प्रिपेयर। एसआईओ क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जो क्या करती है? प्रिपेयर करती है। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स एंड यूथ, तलबा और नौजवानों को, फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द लाइट ऑफ डिवाइन गाइडेंस, राइट? तो एसआईओ अपने मिशन में ये क्लियर है कि ये प्रिपरेशन के लिए प्लेटफॉर्म है। आई विल कम बैक टू दिस लेटर। तो दरमियान में एक साहब ने ये सवाल भी किया कि दोनों मर्ज क्यों नहीं होते हैं। सो इट्स क्लियर कि हमने एक ग्राउंड ऐसे बना के रखा है, एक प्लेटफॉर्म ऐसे बना के रखा है जहाँ पे स्टूडेंट्स और यूथ आएंगे, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स को नर्चर करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडर बनेंगे, एंड देन आफ्टर 30 ईयर्स, पहले 32 ईयर्स था या XYZ जो भी आप एज लिमिट लगाएंगे, उसके बाद वो सोसाइटी के हैंड ओवर होंगे। ओके, ये टॉपिक पे हम लास्ट में फिर आएंगे। तो हमको, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप में यहाँ पे बात चीज़ों को सीखना है। सिस्टम को कैसे चलाना है वो सीखना है, डिसिप्लिन को कैसे चलाना है वो सीखना है। उसी का नाम यहाँ पे क्या है? दूसरे मानों में HR मैनेजमेंट है, जिसके बारे में हम आइंदा की स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है। एक और बात जो दरमियान में इन्फ्लुएंस के बारे में बात आई थी कि सोसाइटल लीडर का इन्फ्लुएंस या फिर उसका सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा? ज्यादा होगा, राइट? लेकिन ये उसी वक्त ज्यादा होगा जब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेंथ है, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है तभी जा करके सोसाइटल लीडर का क्या होगा? इन्फ्लुएंस ऑफ, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा? ज्यादा होगा, राइट? अगर कोई आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जंप करता है तो वो अपने अंदर एक थोड़ा बहुत आरा रखता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन या उस पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, राइट? वहाँ के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है? वो डिपेंडेंट होता है। तो कोई भी ऐसे ही सोसाइटल लीडर या पब्लिक लीडर नहीं बन जाता है, उसको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन लीडर उसे बनना पड़ता है जहाँ पे वो एक सिस्टम को चलाए, डिसिप्लिन को चलाए, और उसके साथ में अफराद चले, लोग उसके साथ चल सके। ठीक है। नेक्स्ट, हम चूंकि अब मैनेजमेंट के साइड जाने वाले हैं, लीडरशिप के बारे में हमने 2-3 स्लाइड्स देखी हैं। नेक्स्ट हम HR मैनेजमेंट के साइड जाने वाले हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक रियलिटी चेक रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे बैठे कितने लोग हैं जो अपनी यूनिट पर इस बात से परेशान हैं कि उनके पास इनएक्टिव या स्लैक मेंबर्स की तादाद ज्यादा है। हाथ उठाइए। आपकी यूनिट में इनएक्टिव मेंबर्स बहुत ज्यादा है, स्लैक मेंबर्स बहुत है। हल्का तो ये समझ रहा है कि भाई यहाँ पे 40 मेंबर है, 25 मेंबर है, 15 मेंबर है, 10 मेंबर है, लेकिन काम के टाइम पे कोई भी नहीं आता है। ओके, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास मसला ये है कि फर्द सही है लेकिन उसे काम गलत दिया जा रहा है? राइट पर्सन रॉन्ग टास्क, या फिर रॉन्ग पर्सन राइट टास्क। टास्क सही है लेकिन जिसको दिया जा रहा है वो गलत आदमी को काम क्या कर रहे, दे रहे हैं। डेलीगेशन ऑफ वर्क सही से नहीं हो रहा है। या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात से परेशान हैं कि पूरी यूनिट
सिर्फ 3 या 4 मेंबरान की वजह से चल रही है। बाकी तमाम 5, 6, 10, 12 जितने भी मेंबर हैं वो सब क्या है, बरकत के हैं। कितने लोग हैं ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? ठीक है, कितने लोग हैं जहां पे मेंबर्स जिम्मेदारी से डरते हैं? जिम्मेदारी दे रहे तो नहीं 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 नहीं, अब मैं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे को करने नहीं आता। तो ये क्या है, एक रियलिटी चेक है जिससे हो सकता है सारे मसाइल हो सकते हैं आपके पास हो, या फिर कोई कोई मसला आपके पास होगा। तो हमें एचआर मैनेजमेंट में इन चीज़ों को क्या करना है, एड्रेस करने की कोशिश करना है। तो एचआर मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है पीपल प्लानिंग या प्लानिंग पीपल। अफराद के बारे में हमको क्या करना है, मंसूबा बनाना है, मंसूबा बंदी करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैत उक़बा हुई, मदीने से कुछ लोग मक्के को आए हज के मौके पे और इस्लाम कबूल किया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ मदीने को आइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सबसे पहले किसको भेजा, हजरत मुसैब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। क्यों भेजा, उन्हीं को क्यों भेजा? उस टाइम तक तो बहुत बड़े बड़े सहाबा भी मौजूद थे, राइट? हजरत उमर मौजूद थे, हजरत अबू बकर मौजूद थे, हजरत उस्मान मौजूद थे, चारों खुलफा उस वक्त तक ईमान ला चुके थे ना। लेकिन उन सब के दरमियान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हजरत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्यों चुना? क्या ख्याल है आप लोगों का? कौन सी स्किल थी? वेरी गुड, लीडरशिप की स्किल थी। गुड, वेरी गुड, दो चीजें बहुत अच्छी आई। आपने क्या कहा? ही वॉज ए वेरी गुड टीचर और प्रीचर, तबलीग के काम में वो माहिर थे। आपने क्या कहा सेकंड पॉइंट? ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स। हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क्या थे? ताल्लुकात बेहतर थे, या ताल्लुकात बनाने का हुनर उनको आता था, रिलेशनशिप बनाने का उनको हुनर आता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया कि कोई सीनियर आदमी को भेजे। हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नौजवान सहाबा थे ना, नौजवान सहाबी थे, उनके मुकाबले में और सीनियर सहाबा मौजूद थे, राइट? तो एक नौजवान सहाबी को जिनको के दावत व तबलीग की स्किल आती थी और रिलेशनशिप बनाने आती थी, तो वो क्वालिटीज़ को चेक करके, वो स्किल सेट को चेक करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहाँ भेजा? मदीना भेजा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को पहुँचे हिजरत करके, तो उस वक्त तक क्या कोई एक घर ऐसा बचा हुआ था जहाँ पे इस्लाम दाखिल नहीं हुआ था? नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर वो क्वालिटीज़ थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की जो नज़र इंतखाब है, हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इन छुपी हुई सलाहियतों को पहले से जानती थी, या आपके ऑब्जर्वेशन में वो चीज़ आ चुकी थी कि मेरे पास जो सेट ऑफ सहाबा मौजूद हैं, उनमें से इस टास्क को करने के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के लोग मौजूद हैं, उनमें ये आदमी, ये फर्द इस काम के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। कोई इमरजेंसी अपॉइंटमेंट हुआ था क्या? नहीं। कोई हंगामा है इस वजह से वैसा उनका इंतखाब हुआ था? नो। प्योर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब किया था। तो जब आप एसआईओ की लीडरशिप में आते हैं, ठीक है, प्लानिंग पीपल में हमको ये देखना होता है
कि आज से 6 महीने या फिर 8 महीने के बाद या 10 महीने के बाद हु विल बी द नेक्स्ट पर्सन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या किया था, फॉरवर्ड भेजा था, आगे भेजा था। साल 2 साल के अरसे में उन्होंने वहाँ पे पूरी एक नई लेयर रेडी कर दी थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी, है ना। 1 साल में तो 72 हो गए थे लोग। तो जब आप SIO के प्रेसिडेंट है तो आपको भी प्लानिंग पीपल करना है। प्लानिंग का जो पार्ट है अफराद के मुताल्लिक़, वो आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ जहन में रखना है कि मुझे लोगों के मुताल्लिक़, अफराद के मुताल्लिक़ प्लानिंग करनी है, ठीक है। ख़ास तौर से नौजवानों में जाकर के हज़रत मुसैब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह काम करने वाला बंदा मेरे कैडर में कौन है, जिसके रिलेशंस अच्छे हैं, जिसे तबलीग का काम आता है और जो यंग भी है, राइट। आप ये काम करेंगे तो देन यू विल बी डूइंग HR मैनेजमेंट, राइट, इंशाल्लाह। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग स्किल, ऑर्गेनाइजिंग रोल्स। जब हम मुख्तलिफ पोजीशंस क्रिएट करते हैं या मुख्तलिफ रोल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो टूट जाएगी, बार बार टूटते रहेगी। उसका मसला ये है कि उसमें एक वीक लिंक है, राइट। वो क्यों टूट रही है? कमजोर कड़ी है वो, है ना। चेन में सबसे कमजोर कड़ी है वो। जब आप लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को जब आप जिम्मेदारियां देते हैं, अगर आप किसी कमजोर कड़ी को बिठाएंगे तो क्या होगा? चेन टूट जाएगी। तो लोगों का जो अपॉइंटमेंट करना होता है उसमें हमें उस पहलू को खास तौर से देखना होता है। कुछ एग्जाम्पल्स दें। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या जिम्मेदारी दी थी? बोलिए, आपका सिर्फ हाथ चला और पूरा आगे बढ़ाइए उसको। कातिबे वही, राइट, वही है हजरत ज़ैद बिन साबित। कातिबे वही के रोल पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपॉइंट किया। क्वेश्चन है क्यों? नहीं जानते आप लोग उनके बारे में ज्यादा, या फिर अभी बातें रिकॉल नहीं हो रही है? उनका टैलेंट था, बोल देंगे आप, उनका पढ़ने लिखने में टैलेंट था होगा। एक दो चीजें थी। एक तो ये कि हजरत ज़ैद बिन साबित बहुत यंग थे। दूसरे, वो एक पुअर फैमिली से आते थे, ठीक है। सोसाइटल कुछ बहुत बड़ा रिकग्निशन उनका नहीं था। खामोश तबीयत के थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई भरोसामंद थे। आप लोगों ने दरमियान में कहा ट्रस्ट, सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जितना डॉक्यूमेंटेशन का काम था, जो इंटरनल काम था, जिसमें डेटा को मैनेज करना था, राइटिंग का काम था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको पिक किया अपने सहाबा में से? हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को। वहां पे आप एक कमजोर कड़ी को नहीं बिठा सकते, है ना। यू शुड हैव दोस क्वालिटीज। इसी तरह आप देखिए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्या किया? सिपह सालार बनाया। क्यों? स्ट्रैटेजिक। पता कैसे चला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? उनके इस्लाम कबूल करने से पहले से ही वो उस चीज में माहिर थे। जंगे ओहद में जो मुसलमानों को नुकसान हुआ है, हज़रत खालिद बिन वलीद
इज द पर्सन जिन्होंने पूरा वो फेरा लगा करके आके जहां से तीर अंदाज हटे हैं उसको आइडेंटिफाई किया उन्होंने, पूरी स्ट्रेटेजी उनको समझ में आई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे और करेक्ट लिंक को करेक्ट जगह पर बिठाते थे। ठीक है, तो हमें भी जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनमें किसके पास क्या पोटेंशियल है ये आइडेंटिफाई करना है। प्लानिंग तो आप करेंगे लेकिन ऑर्गेनाइजिंग उनकी प्रॉपर हो, सही जगह हमको उन्हें बैठाना है। अगर वहां पे लिंक कमजोर हो गई तो क्या होगा, चेन हमारी टूट जाएगी। और एसआईओ में सबसे बड़ा मसला मैं ये समझता हूं कि आजकल एक ही आदमी है जो सारा का सारा काम करते जा रहा। होता क्या है, चेन में क्या सिर्फ आप एक ही लिंक के ऊपर पूरा बोझ डालते हैं? हर लिंक, जंजीर की हर लिंक क्या करती है, अपने हिस्से का बोझ उठाती है। तो आपको भी ऑर्गेनाइजेशन में सही इक्विटी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करने आना चाहिए। रोल की क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। पीआर के काम के लिए कौन अच्छा है, जोन रिपोर्ट्स मंगाता है, मंथली रिपोर्टिंग के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए कौन आदमी अच्छा है, ये चीजें हमको देखना है। नेक्स्ट है स्टाफिंग, राइट पर्सन एट राइट टास्क, सही आदमी को सही जगह पे बैठाना। हम हजरत मुसैब के बारे में बात कर लिए, है ना, हजरत खालिद के बारे में बात किए, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बात की। तो जिस आदमी को जो डिजर्विंग पोजीशन है वहां पे उसको बैठाना चाहिए। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग विदाउट माइक्रो मैनेजमेंट, है ना। आमतौर पे क्या करते हैं, हम किसी को जिम्मेदारी दे देते हैं, जिम्मेदारी देने के बाद कुछ गाइडेंस या गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस देने के बाद रुक जाना चाहिए। उसके बाद आप उसके लिए, वो बंदे के लिए एक स्कोप रखना कि वो भी कुछ आगे पीछे करे चीजों को। ठीक है, इस सेंस में कि जैसे मुझे नहीं पता था वो लैपटॉप वहां पे चेयर पे रखने वाले थे, ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे रखने के लिए, तो सदर हल्का वहां से आके कुछ माइक्रो मैनेजमेंट किए क्या यहाँ पे? नहीं, ये हम यहाँ बोले यही रखना है, चेयर फलानी उसी जगह पे रहना है, माइक वहां पे ही रहना है, फलानी चीज वहां, दैट इज कॉल्ड माइक्रो मैनेजमेंट। और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बाज लीडर्स परफेक्शन की चक्कर में क्या करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब यमन की जानिब भेज रहे थे तो क्या सवालात किए? हाँ, किसी अगर तुम्हारे सामने कोई मसला आ जाए तो उसको हल करने के लिए तुम कैसे अमल करोगे? तो उन्होंने पहला जवाब क्या दिया? कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सवाल किया, अगर तुम ये दोनों में भी मसले का हल ना पाओगे तो क्या करोगे? इज्तिहाद करोगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान का इजहार किया, वहां पे माइक्रो मैनेजमेंट किया क्या? जिसको हम रोल दे रहे हैं, आप चीजें पूरी बता देने के बाद थोड़ा जो है स्कोप उनको रहता है, हर पोजीशन पे वो इख्तियार हमको थोड़ा देना चाहिए। दरअसल जो प्रेसिडेंट होता है, यूपी जो होता है या सेक्रेटरी जो होता है, वो इनेबलर होता है, वो कंट्रोलर नहीं होता। आपका काम है कि लोगों को काम करने के लिए इनेबल कर देना। बटन ऑन कर दिए, स्विच ऑन कर दिए, अब जाके फिर हम ही वहां पे लाइट बन जाते क्या? बल्ब हम बन जाते क्या? फैन हम बन जाते क्या? हम क्या है, कंट्रोलर है क्या इनेबलर है? इनेबलर है। तो हमारा रोल वैसा होना चाहिए।
हमारे सामने आउटकम्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, और मेथड हमारा थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये जरूर देखिए कि अखलाकी पहलू उसमें मुतासर तो नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन की जो पुरानी रिवायात है वो उनका लिहाज रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, ये देख लेना, ठीक है। तो हम आगे डायरेक्टिंग पे, और यहां तक हमने मैनेजमेंट के 4 उसूल हमने यहाँ पे बात की है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ठीक है। एक्चुअली मैनेजमेंट की किताबों में और 3-4 पॉइंट और मिलते हैं, लेकिन हम चूंकि प्रॉफिटिक लेंस से चीज़ों को देख रहे हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग है और बजटिंग है, उसको हम यहाँ पे टच नहीं कर रहे हैं, ओके। अब हम चलते हैं टैलेंट स्काउटिंग की जानिब, ठीक है। तो टैलेंट स्काउटिंग क्या है जी? नो, इमेज में क्या लग रहा है आपको? उभारना, निखारना, वेरी गुड। और अर्ली स्टेज में एक्चुअली उसको आइडेंटिफाई करना। टैलेंट स्काउटिंग इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग रॉ टैलेंट, जिसको अभी पॉलिश होना बाकी है। वो पॉलिश करने का काम ऑर्गेनाइजेशन का है और आपका है, ठीक है। रॉ टैलेंट को आप आइडेंटिफाई करें, हीरा आप कान में से निकालें, उसको पॉलिश करने का काम हमारा है, आपका है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज टैलेंट स्काउटिंग। आज आप एक सीड लेंगे, बीज लेंगे, लेकिन जब वो बीज एसआईओ के बाहर निकल के डिलीवर होगा सोसाइटी को, आज मे बी वो 15 साल का होगा, जब वो 30-35 ईयर्स का होगा, तो उस टाइम तक उसकी इतनी अच्छी नर्चरिंग हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कि ही शुड बी फ्रूटफुल टू द सोसाइटी, राइट। जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी का टास्क हम लेके निकले हैं, उसके लिए वो प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है, वो प्रिपेयर्ड होगा। और उस वक्त तक हम क्या करेंगे, उसकी पॉलिशिंग और नर्चरिंग करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है ये, है ना। बेसिकली हम क्या समझते हैं आमतौर पे कि लीडरशिप का मतलब लाउडनेस समझते हैं। जो बच्चा सबसे ज्यादा, आप एक नए बच्चों के ग्रुप में चले, जो बहुत ज्यादा वोकल है, उसको हम क्या समझते हैं कि ही इज ए लीडर। वो ग्रुप का उन्हें क्या है, लीडर है समझते हैं, बट एक्चुअली वो सही नहीं होता है। दो ही इज वोकल, वो बोल रहा है जोर से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीडर है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं सीनियरिटी। एसआईओ में आप है, अब बाज़ लोग बोलते हैं कि भाई बहुत यंग बच्चे हैं, 15-16 साल के बच्चे हैं, उनको सदर बना दे रहे, जबकि 25 साल के भी मेंबर्स बैठे हुए हैं, 28 साल के मेंबर्स भी बैठे हुए हैं। सीनियर मेंबर्स को जिम्मेदारियां नहीं आ रहे, जूनियरों को जिम्मेदारी दे रहे। एक्चुअली ये है सूटेबिलिटी। सीनियरिटी इज नॉट राइट। बंदा सूटेबल है या नहीं, यंग एज में भी बंदा सूटेबल है या नहीं। हजरत उसामा बिन, क्या नाम है, जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कम एज में आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सिपह सालार बना के भेजा ना। तो उस टाइम पे जो सीनियर साहबा थे, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट उन्होंने महसूस किया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या चीज पेश नजर थी, सूटेबिलिटी। इसी तरह आप देखिए हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला, बहुत यंग एज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पास बिठाया। और आप देखें कि सबसे ज़्यादा कुरान पे जो उबूर है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आया, और जो फर्स्ट तफसीर जो लिखी गई वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास
रजी अल्लाह ताला ने लिखी और उन्हें तर्जुमानुल कुरान कहा गया, राइट। सहाबा की एक पूरी लेयर भी चले जाने के बाद भी एक लंबे अरसे तक हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में मौजूद रहे और लोगों के लिए एक रहनुमा की हैसियत में आप रहे, जिनके पास आकर के लोग कुरान का इल्म हासिल करते थे। तो सीनियरिटी देख करके अगर आप लीडर का इंतखाब कर रहे हैं तो वो गलत हो सकता है। वहां पे आपको क्या देखना है? सूटेबिलिटी। एक और मसला है हमारे पास, वो ये है अवेलेबिलिटी। जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है हम उसको क्या समझते हैं कि वो लीडर है। जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है उसको हम समझते हैं कि वो लीडर है या फिर उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए। ये कतई नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कैपेबिलिटी देखना चाहिए, कॉम्पिटेंसी देखना चाहिए। जिस आदमी के अंदर काबिलियत है, वक्त की फुर्सत रहना अलग बात है, लेकिन काबिलियत रहना दूसरी बात है। तो काबिल अफराद को हमें जिम्मेदारी देना चाहिए। तो टैलेंट स्काउटिंग जब आप करेंगे, लोगों को आप छान के निकालने के लिए जब कोशिश करेंगे, तो इन चीज़ों को ख़ास तौर से पेश नज़र रखें। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार क्या रहा है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑब्जर्वेशन ओवर टाइम का उसूल अपनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे। हज़रत उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कौन कौन जानते हैं? क्या जानते हैं? हज़रत उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बिल्कुल राइट, नाबीना सहाबी थे, है ना। उनके पास एक डिसेबिलिटी थी, राइट। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी क्या यूटिलिटी निकाली, या फिर उनको किस किस्म के काम दिए? क्या काम दिया गया? बोलिए। दो काम आप इजीली बोल सकना। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सेकंड और थर्ड जो मौज़िन है, उसमें एक मौज़िन कौन है? हजरत उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला। ओके। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब गज़वे के लिए मदीना छोड़ करके मैदान जंग की तरफ जाते थे, तो यहाँ पे गवर्नर हजरत उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला को बना के जाते थे, दो ही वॉज ब्लाइंड। 13 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मदीने का गवर्नर बनाया और फिर बाहर गज़वे के लिए गए, राइट। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ऑब्जर्वेशन किया, है ना। और ऑब्जर्वेशन के बाद आपने ये देखा कि ये आदमी ट्रस्टवर्दी है, ये सहाबी ट्रस्टवर्दी है। आप गवर्नरशिप की पोजीशन पे बिठा रहे, इट्स नॉट ए जोक, राइट। कोई मामूली बात है क्या? नहीं। और हजरत उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि जिन गज़वात में आपने हिस्सा लिया, वहाँ पे वो एज ए वॉलंटियर आगे आते और कहते कि अलम मेरे हाथों में दो, जो झंडा है इस्लामी फौज का मेरे हाथों में दो। चूंकि मैं अंधा हूं, मुझे मालूम नहीं होता है कि मैदान जंग का क्या मामला है, हम जीत रहे या हार रहे, मेरा काम बस ये है कि मैं पकड़ के ठहरा रहा हूं, अलम को बुलंद करता रहूं। दिस वॉज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो पहला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन ओवर टाइम। दूसरा है टेस्टिंग थ्रू रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम तबके से आते थे, लेकिन उनकी वॉइस बहुत जानदार थी, ईमान उनका बहुत मजबूत था, है ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया कि भाई ये कमज़ोर तबके से आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा थोड़े छोटे छोटे जिम्मेदारियां दे करके उनको फिर मौज़न रसूल की जिम्मेदारी पे फायज किया। पहला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है टेस्टिंग। तो आपका भी ये काम है कि आप जो कैडर है या जो अफराद आपके साथ में है उनको ऑब्जर्व करें। दूसरा क्या करें? छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। आप एंकरिंग की जिम्मेदारी दीजिए, आप
चेयर्स अरेंजमेंट की जिम्मेदारी दीजिए। छोटी छोटी बहुत एन नंबर ऑफ काम आते हैं ना हमारे पास, कोई हम इज्तिमा कर रहे हैं, किसी से मुलाकात की छोटी सी जिम्मेदारी दीजिए। कैंपेन की जिम्मेदारी या फिर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी देने से पहले आप उनको टेस्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ मरहलों पे। फिर थर्ड, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेम्परमेंट मैचिंग किया है, मिजाज शनास थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में भी यही बात आती है और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला के बारे में, कि उनका मिजाज क्या है वो आइडेंटिफाई करते थे, है ना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला सख्त मिजाज के आदमी, उनके बरखिलाफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नर्म मिजाज के आदमी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पे गारे सूर के इंतजाम किसके हवाले किए? पूरा हिजरत का जो ट्रैवल है, जर्नी है, वो किसके हवाले की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के हवाले की। जबकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला सख्त आदमी थे, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन को जो इम्प्लीमेंट करना है, इंटरनल डिसिप्लिन को जो इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का नाम आता है। कड़े फैसले, सख्त फैसले लेने वालों में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का नाम आता है। उनके मिजाज के एतबार से उनको काम दिया है, तो मिजाज पहचानना। फिर चौथी चीज है ट्रस्ट बिफोर टाइटल्स। कुछ भी टाइटल या जिम्मेदारी देने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रस्ट का मुजाहरा करते थे। जिन सहाबी को, जो यंग सहाबी है, उनके ऊपर आप जो है सो ट्रस्ट का मुजाहरा करते थे। छोटी मोटी टेस्टिंग के बाद उनको फिर एलिवेट करते थे। इसी तरह आप देखिए इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक टैलेंट्स को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडेंटिफाई करते थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थे, आप, है ना। फंड मैनेजमेंट या फंड्स की पूलिंग के लिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे हैं। इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला। तो बात यह है कि टैलेंट स्काउटिंग जो होती है वो सिर्फ स्पीचेस के जरिए से नहीं होती है। ठीक है, आप आएंगे किसी मुकाम पे, बड़ी शानदार जानदार तकरीर कर देंगे, उसकी वजह से टैलेंट स्काउटिंग नहीं होगी। अमली तौर पे कुछ करना पड़ेगा, जब भी जाकर के इनकलाब आएगा, जब भी जाकर के एक मूवमेंट जो है खड़ा होगा। ठीक है, प्रॉपर स्किल सेट हमको चाहिए इक़ामत दीन का काम करने के लिए। इंडिया में हमको प्रॉपर स्किल सेट चाहिए, और वो स्किल सेट हासिल करने की जगह क्या है? स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है। ये एक दरिया की मानिंद है जो आगे जाकर के एक बहुत बड़े समंदर से मिलता है, राइट। इसीलिए उसका जो मिशन स्टेटमेंट है वो ये है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स एंड यूथ फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द लाइट ऑफ डिवाइन गाइडेंस, है ना। तो जो फर्द यूनिट को अच्छी तरीके से चला सकता है, इंशाल्लाह वही आगे जाकर के सोसाइटी का बोझ संभाल सकता है। am I राइट? है ना। अगर आप आज यूनिट अच्छी चला सकते हैं तो फ्यूचर में आकर के आप समाज को अच्छी तरीके से चला सकेंगे। SIO बेसिकली यूथ लीडरशिप के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप कुछ गलती करेंगे तो माफ हो सकती है, लेकिन समाज में आकर के आप गलती करेंगे वो माफ नहीं हो सकती है। वहाँ पे कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। SIO के प्लेटफॉर्म पे क्या हो जाएगा? डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो दरमियान में एक साहब जो सवाल कर रहे थे कि SIO और जमात मिलकर के काम क्यों नहीं करते हैं, राइट। एक हद तक मैंने कुछ आंसर किया है उसका, दैट वाज नॉट माय पॉइंट, लेकिन दिस इज व्हाट। और इसीलिए ये जो SIO का जो फेज है ये मैटर करता है।
यहाँ पे जो लोकल लीडर्स बैठे हुए हैं वो मैटर करते हैं और उनका ओरिएंटेशन मैटर करता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस उन्वान पे मज़ीद सोचने समझने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें सही क़ायद बनाए, सही मैनेजमेंट करने वाला बनाए और जैसे एक हीरे को पहचानता है, जौहर शनाज़ जैसा होता है, अल्लाह ताला वो नज़र मुझे और आपको अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।